हेलो बच्चों, हाय पूर्वी। वेलकम टू आवर पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग कक्षा 10 संचयन का दूसरा पाठ पढ़ने वाले हैं, सपनों कैसे दें। वैसे तो ये पाठ का शीर्षक देखकर ही हमें ये पाठ बहुत अद्भुत लग रहा है, तो चलो पढ़ते हैं ये पाठ। मेरे साथ खेलने वाले सभी बच्चों का हाल एक सा होता। नंगे पाँव, फटी मेली सी कच्छी और टूटे बटनों वाली कई जगह से फटे कुर्ते और बिखरे बाल। जब लकड़ी के ढेर पर चढ़कर खेलते, नीचे को भागते तो गिरकर कोई तो जाने कहाँ कहाँ चोट खा लेते और पहले ही फटे पुराने कुर्ते तार तार हो जाते। धूल भरे कई जगह से छिले पाँव, पिंडलियाँ या लाहू के ऊपर जमी रेत मिट्टी से लथपथ घुटने लेकर जाते तो सभी को माँ बहन उन पर तरस खाने को जगह और पिटाई करती। कईयों के बाप बड़े गुस्सेल थे, पीटने लगते तो यह ध्यान भी ना रखते कि छोटे बच्चे के नाक मुंह से लहू बहने लगता है या उसके कहाँ चोट लगी है। परंतु इतनी बुरी पिटाई होने पर भी दूसरे दिन फिर खेलने चले आते। यह बात तब ठीक से समझ आई जब स्कूल अध्यापक बनने के लिए एक ट्रेनिंग करने गया और वहाँ बाल मनोविज्ञान का विषय पढ़ा। ऐसी बातों के बारे में तभी जान पाया कि बच्चों को खेलना क्यों इतना अच्छा लगता है कि बुरी तरह पिटाई होने पर भी फिर खेलने चले आते हैं। मेरे साथ खेलने वाले अधिकतर साथी हमारे जैसे ही परिवार के हुआ करते। सारे मोहल्ले में बहुत परिवार तो हमारी तरह आसपास के गांवों से ही आकर बसे थे। 2-3 घर साथ ही उजड़ी सी गली में रहने वाले लोगों के थे। हमारी सभी की आदतें भी कुछ मिलती जुलती थी। उनमें से अधिक तो स्कूल जाते ही ना थे। जो कभी गए भी पढ़ाई में रुचि ना होने के कारण किसी दिन बस्ता तालाब में फेंके आए और फिर स्कूल गए ही नहीं। न ही माँ बाप ने ज़बरदस्ती भेजा। यहाँ तक कि परचून्य आरतीय भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना ज़रूरी ना समझते। कभी किसी स्कूल अध्यापक से बात होती तो कहते, मास्टर जी, हमने इसे क्या तहसीलदार लगवाया है, थोड़ा बड़ा हो जाए तो पंडित घनश्याम दास से लड़े। घनश्याम दास से लड़ने पड़वाकर दुकान पर भैया लिखने लगा लेंगे। पंडित 6-8 महीने से लंडे और मुनीमों का सभी काम सिखा देगा। वहाँ तो अभी तक अलीफ में जीम चा सी सीख नहीं पाया। हमारे आधे से अधिक साथी राजस्थान या हरियाणा से आकर मंडी में व्यापार या दुकानदारी करने आए परिवारों से थे। जब बहुत छोटे थे तो उनकी बोली कम समझ पाते। उनके कुछ शब्द सुनकर हमें हंसी आने लगती, परंतु खेलते तो सभी एक दूसरे की बात खूब अच्छी तरह समझ लेते। पता भी नहीं चला कि लोकोक्ति अनुसार एक खंड दे दीन चार कैसे कब बीत गए। हम में से कोई भी ऐसा ना था जो स्कूल के कमरे में बैठकर पढ़ने को केत ना समझता हो। कुछ अपने माँ बाप के साथ जैसे भी थे काम कराने लगे। बचपन में घास अधिक हरी और फूलों की सुगंध अधिक मनोमोहक लगती है। यह शब्द शायद आधी शती पहले किसी पुस्तक में पढ़े थे, परंतु आज तक याद है। याद रहने के कारण यह है कि यह वाक्य बचपन की भावनाओं सोच समझ के अनुकूल होगा। परंतु स्कूल के अंदर जाने से रास्ते के दोनों ओर जो अलियार के बड़े डंग से कटे छाटे झाड़ उगे थे,
जिन्हें हम डंडिया कहा करते। उनके नीम के पत्तों जैसे पत्तों की महक आज तक भी आँख मूंद कर महसूस कर सकता हूँ। उन दिनों स्कूल की छोटी क्यारियों में फूल भी कई तरह के उगाए जाते थे, जिनमें गुलाब, गेंदा और मोतिया के दूध सी सफ़ेद कलियां भी हुआ करती। ये कलियां इतनी सुंदर और खुशबूदार होती थी कि हम चंदू चपरासी से आँख बचाकर कभी कभार एक दो तोड़ लिया करते। उनकी बहुत तेज सुगंध आज भी महसूस कर पाता हूँ, परंतु यह याद नहीं कि उन्हें तोड़कर कुछ देर सूंघकर फिर क्या किया करते। शायद जेब में डाल लेते, माँ उसे धोने के समय निकालकर बाहर फेंक देती, या हम स्कूल से बाहर आते उन्हें बकरी के मेमनों की भांति चर जाया करते। जब अगली श्रेणी में दाखिल होते तो एक और तो कुछ बड़े सयाने होने के एहसास से उत्साहित भी होते, परंतु दूसरी ओर नई पुरानी कॉपियाँ किताबों से जाने कैसी बात आती कि उन्हें मास्टरों के डर से कांपने लगते, जो पिछली श्रेणी में पढ़ा चुके होते। तब स्कूल में शुरू साल में 1-1.5 महीना पढ़ाई हुआ करती, फिर 1.5-2 महीने की छुट्टियां शुरू हो जाया करती। अब तक जो बात अच्छी तरह याद है वह छुट्टियों के पहले और आखिरी दिनों का फ़र्क था। पहले 2-3 सप्ताह तो खूब खेल कूद हुआ करती। हर साल ही माँ के साथ ननिहाल चले जाते। वहाँ नानी खूब दूध दही मक्खन खिलाती, बहुत प्यार करती। छोटा सा पिछड़ा गांव था, परंतु तालाब हमारी मंडी के तालाब जितना ही बड़ा था। दोपहर तक तो उस तालाब में नहाते, फिर नानी से जो जी में आता मांगकर खाने लगते। नानी हमारे बोलने के ढंग या कम खाने के कारण बहुत खुश होती। उनके पोतों को हमारी तरह बोलने और खाने पीने को कहती। जिस साल ननिहाल ना जा पाते उस साल भी अपने घर से थोड़ा बाहर तालाब पर चले जाते, कपड़े उतार पानी में कूद कर जाते और कुछ समय बाद भागते हुए एक रेतीले टीले पर जाकर रेत के ऊपर लेटने लगते। गीले शरीर को गर्म रेत से खूब लथपथ कर उसी तरह भागते। किसी ऊंची जगह से तालाब में छलांग लगा देते, रेत को गंदले पानी से साफ कर फिर टीलों की ओर भाग जाते। याद नहीं कि ऐसा 5-10 बार करते या 15-20 बार। कई बार तालाब में कूदकर ऐसे हाथ पांव हिलाने लगते जैसे बहुत अच्छे तैराक हो, परंतु 1-2 को छोड़ मेरे किसी साथी को तैरना नहीं आता था। कुछ तो हाथ पांव हिलाते हुए गहरे पानी में चले जाते, तो दूसरे उन्हें बाहर आने के लिए किसी भैंस के सींग या दुम पकड़कर बाहर आने की सलाह देते। उन्हें ढाढ़स बांधते। कूदते समय मुंह से गंदला पानी भर जाता तो बुरी तरह खांसते। कई बार ऐसा लगता कि सांस रुकने लगी है, परंतु हाय हाय करते किसी न किसी तरह तालाब के किनारे पहुंच जाते। फिर छुट्टियां बीतने लगती तो दिन गिनने लगते। प्रत्येक दिन डर बढ़ता चला जाता। खेलकूद और तालाब में नहाना भी भूलने लगता। मास्टरों ने जो छुट्टियों में करने के लिए काम दिया होता उसका हिसाब लगाने लगते। जैसे हिसाब के मास्टर जी 200 से कम सवाल कभी ना बताते। मन में हिसाब लगाते कि यदि 10 सवाल रोज़ निकाले तो 20 दिन में ही पूरे हो जाएंगे। जब ऐसा सोचना शुरू करते तो छुट्टियों का 1 महीना बाकी हुआ करता। एक एक दिन गिनते 10 दिन खेल कूद में और बीत जाते। स्कूल की पिटाई का डर और बढ़ने लगता।
परंतु डर भुलाने के लिए सोचते कि 10 की क्या बात, सवाल तो 15 भी आसानी से रोज़ निकाले जा सकते हैं। जब ऐसा हिसाब लगाने लगते तो छुट्टियां कम होते होते जैसे भागने लगती, दिन बहुत छोटे लगने लगते। ऐसा महसूस होता जैसे सूरज भागकर दोपहरी में ही छिप जाता हो। जैसे जैसे दिन छोटे होने लगते, स्कूल का भय बढ़ने लगता। हमारे कितने ही सहपाठी ऐसे भी होते जो छुट्टियों का काम करने की बजाय मास्टरों की पिटाई अधिक सस्ता सौदा समझते। हम जो पिटाई से बहुत डरा करते, उन्हें बहादुरों की भांति ही सोचने लगते। ऐसे समय हमारा सबसे बड़ा नेता ओमा हुआ करता। हम सभी उसके बारे में सोचते कि हमारे में उस जैसा कौन था। कभी भी उस जैसा दूसरा लड़का नहीं ढूंढ पाते थे। उसकी बातें, गालियाँ, मारपीट का ढंग तो अलग ही था। उसकी शक्ल सूरत भी सबसे अलग थी। हाड़ी जितना बड़ा सिर, उसके ठिकने 4 बलिष्ठ के शरीर पर ऐसा लगता जैसे बिल्ली के बच्चे के माथे पर तरबूज रखा हो। इतने बड़े सिर में नारियल की सी आँखों वाला बंदरिया के बच्चे जैसा चेहरा भी अजीब लगता। लड़ाई वह हाथ पांव नहीं, सिर से किया करता। जब सांड की भांति फुकारता, सिर झुकाकर किसी के पेट या छाती में मार देता तो उससे दुगने तिगने ना तोड़ डाले। दुगने तिगने शरीर वाले लड़के भी पोड़ा से चिल्लाने लगते। हमें डर लगता कि किसी की छाती की पसली ही न तोड़ डाले। उसके सिर के टक्कर का नाम हमने रेल बम्मा रखा हुआ था। रेल के कोयले से चलने वाले इंजन की भांति बड़ा और भयंकर ही तो था। हमारा स्कूल बहुत छोटा था। केवल छोटे छोटे 9 कमरे थे जो अंग्रेजी के अक्षर H की भांति बने थे। दाई और पहला कमरा हेडमास्टर श्री मदन मोहन शर्मा जी का था, जिसके दरवाजे के आगे हमेशा चीख लटकी रहती। स्कूल की प्रार्थना के समय वह बाहर आते और सीधा कतारों में कद के अनुसार खड़े लड़कों को देख उनका गोरा चेहरा खिल उठता। सारे अध्यापक लड़कों की तरह ही कतार बांधकर उनके पीछे खड़े होते। केवल मास्टर प्रीतम चंद पीटी लड़कों की कतारों के पीछे खड़े खड़े यह देखते कि कौन सा लड़का कतार में ठीक नहीं खड़ा। उनकी घुड़की तथा ठुड्डू के भय से हम सभी कतार के पहले और आखिरी लड़के का ध्यान रखते, सीधे कतार में बने रहने का प्रयत्न करते। सीधी कतार के साथ हमें यह ध्यान भी रखना होता कि आगे पीछे खड़े लड़कों के बीच की दूरी भी एक सी हो। सभी लड़के उस पीटी से बहुत डरते थे, क्योंकि उन जितना सख्त अध्यापक ना कभी किसी ने देखा ना सुना था। यदि कोई लड़का अपना सिर भी इधर उधर हिला लेता या पाँव से दूसरी पिंडली खुजलाने लगता तो वह उसकी ओर बाघ की तरह झपट पड़ते और खाल खींचने के मुहावरे को प्रत्यक्ष करके दिखा देते। परंतु हेडमास्टर शर्मा जी उसके बिल्कुल उलट स्वभाव के थे। वह 5वीं और 8वीं श्रेणी को अंग्रेजी स्वयं पढ़ाया करते थे। हमारे में से किसी को भी याद ना था कि 5वीं श्रेणी में कभी भी उन्हें किसी गलती के कारण किसी को चमड़ी उधेड़ते देखा या सुना हो। चमड़ी उधेड़ना हमारे लिए बिल्कुल ऐसा शब्द था जैसे हमारे सरकारी मिडिल स्कूल का नाम। अधिक से अधिक वह गुस्से में बहुत जल्दी आंखें झपकाते, अपने लंबे हाथ की उल्टी उंगलियों से एक चपट हमारी गाल पर मार देते तो मेरे जैसा सब
सबसे कमज़ोर शरीर वाला भी झुकाकर मुंह नीचे किए हंस देता। वह चपट तो जैसे हमें भाई भीखे को नमकीन पापड़ी जैसे मज़ेदार लगती, जो तब पैसे की शायद 2 आ जाया करती। परंतु तब भी स्कूल हमारे लिए ऐसी जगह ना थी जहाँ खुशी से भागे जाए। पहले कच्ची श्रेणी से लेकर चौथी श्रेणी तक केवल 5-7 लड़कों को छोड़ हम रोते चिल्लाते ही स्कूल जाया करते। परंतु कभी कभी ऐसी सभी स्थितियों के रहते स्कूल अच्छा भी लगने लगता। जब स्काउटिंग का अभ्यास करवाते समय पीटी साहब नीली पीली झंडियाँ हाथों में पकड़कर 1 2 3 कहते, झंडियाँ ऊपर नीचे दाएं बाएं करवाते तो हवा में लहराती और फड़फड़ाती झंडियों के साथ खाकी वर्दियों तथा गले में 2 रंगे रुमाल लटकाए अभ्यास किया करते। हम कोई गलती ना करते तो वह अपनी चमकीली आंखें हल्के से झपकाते कहते, शाबाश, वेल बिगिन अगेन, 1 2 3 3 2 1। उनकी एक शाबाश ऐसे लगने लगती जैसे हमने किसी फौज के सभी तमगे जीत लिए हो। कभी यही एक शाबाश सभी मास्टरों की ओर से हमारी सभी कॉपियों पर साल भर की लिखी गुड़ का बहुवचन से बहुत मूल्यवान लगने लगती। कभी ऐसा भी लगता कि कई साल की सख्त मेहनत से प्राप्त की पढ़ाई से भी पीटी साहब की डिसिप्लिन में रहकर प्राप्त की गुडविल बहुत बड़ी थी। परंतु यह भी एहसास रहता कि जैसे गुरुद्वारे का भाई जी कथा करते समय बताया करता कि सतगुरु के भय से ही प्रेम जागता है, ऐसे ही पीटी साहब के प्रति हमारे प्रेम की भावना जग उठती। यह ऐसा भी है कि आपका रोज़ फटकारने वाला कोई अपना यदि साल भर के बाद एक बार शाबाश कह दे तो चमत्कार सा लगने लगता। हमारी दशा भी कुछ ऐसी ही हुआ करती। हर वर्ष अगली श्रेणी में प्रवेश करते समय मुझे पुरानी पुस्तक मिला करती। हमारे हेडमास्टर शर्मा जी एक लड़के को उसके घर जाकर पढ़ाया करते थे। वे धनाढ़े लोग थे। उनका लड़का मुझसे 1-2 साल बड़ा होने के कारण मेरे से एक श्रेणी आगे था। हर साल अप्रैल में जब पढ़ाई का नया साल आरंभ होता तो शर्मा जी उसकी 1 साल पुरानी पुस्तक ले आते। हमारे घर में किसी को भी पढ़ाई में दिलचस्पी ना थी। यदि नई किताबें लानी पड़ती जो तब 1-2 रुपए में आ जाया करती, तो शायद इसी बहाने पढ़ाई 3री-4थी श्रेणी में ही छूट जाती। कोई 7 साल स्कूल में रहा तो एक कारण पुरानी किताबें मिल जाना भी था। कॉपियों, पेंसिलों, होल्डर या शाही दवात में भी मुश्किल से 1-2 रुपए साल भर में खर्च हुआ करते। परंतु उस ज़माने में 1 रुपया भी बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। 1 रुपए में 1 सेर घी आया करता और 2 रुपए की 1 मन 40 सेर गंदम। इसी कारण खाते पीते घरों के लड़के ही स्कूल जाया करते। हमारे 2 परिवारों में मैं पहला लड़का हूँ जो स्कूल जाने लगा था। परंतु किसी भी नई श्रेणी में जाने का ऐसा चाव कभी भी महसूस नहीं हुआ जिसका जिक्र कुछ लड़के किया करते। अजीब बात थी कि मुझे नई कॉपियाँ और पुरानी पुस्तकों में से ऐसी गंध आने लगती कि मन बहुत उदास होने लगता। इसका ठीक कारण तो कभी समझ में नहीं आया। परंतु जितनी भी मनोविज्ञान की जानकारी है, इस अरुचि का कारण यह समझ में आया कि आगे की श्रेणी की
कुछ मुश्किल पढ़ाई और नए मास्टरों की मारपीट का भय ही कहीं भीतर जमकर बैठ गया था। सभी तो नए ना होते थे, परंतु 2-3 हर साल ही वह होते जो कि छोटी श्रेणी में नहीं पढ़ाते थे। कुछ ऐसी भी भावना थी कि अधिक अध्यापक एक साल में ऐसी अपेक्षा करने लगते कि जैसे हम हरफन मौला हो गए हो। यदि उनकी आशाओं पर पूरी ना हो पाते तो कुछ तो जैसे चमड़ी उधेड़ देने को तैयार रहते। इन्हीं कुछ कारणों से केवल किताबों कॉपियों की गंध से ही नहीं, बाहर के बड़े गेट से 10-15 गज दूर स्कूल के कमरों तक रास्ते के दोनों ओर जो अलियार के झाड़ उगे थे, उनकी गंध भी मन उदास कर दिया करती। परंतु स्कूल 1-2 कारणों से अच्छा भी लगने लगा था। मास्टर जी प्रीतम चंद्र जब हम स्काउटों को परेड करवाते तो लेफ़्ट राइट की आवाज़ या मुंह से ली हिस्सन से मार्च कराया करते। फिर राइट टर्न या लेफ़्ट टर्न या अबाउट टर्न कहने पर छोटे छोटे बूटों की एड़ियों पर दाएं बाएं या एकदम पीछे मुड़कर बूटों की ठक ठक करते। अकड़ कर चलते तो लगता जैसे हम विद्यार्थी नहीं, बहुत महत्वपूर्ण आदमी हों, फौजी जवान। दूसरे विश्व युद्ध का समय था, परंतु हमारी नाभा रियासत का राजा अंग्रेज़ों ने 1923 में गिरफ्तार कर लिया था और तमिलनाडु में कोडाई कैनाल में ही जंग शुरू होने से पहले उनका देहांत हो गया था। उस राजा का बेटा कहते थे अभी विलायत में पढ़ रहा था, इसलिए हमारे देसी रियासत में भी अंग्रेज़ की ही चलती थी। फिर भी राजा के ना रहते अंग्रेज़ हमारी रियासत के गांवों से जबरन भर्ती नहीं करा पाया था। लोगों को फ़ौज में भर्ती करने के लिए जब कुछ अफसर आते तो उनके साथ कुछ नौटंकी वाले भी हुआ करते। वे रात को खुले मैदान में शामियाने लगाकर लोगों को फ़ौज के सुख आराम बहादुरी के दृश्य दिखाकर आकर्षित किया करते। उनका एक गाना अभी भी याद है। कुछ मस्खरे अजीब सी वर्दियाँ पहने और अच्छे बड़े फौजी बूट पहने गाया करते। भर्ती हो जा रे रंगरूट, भर्ती हो जा रे, अठे मिले से टूटे लितर, उठे मिले दे बूट, भर्ती हो जा रे रंगरूट, अठे पैंट से फटे पुराने, अठे मिलेंगे सूट, भर्ती हो जा रे रंगरूट। इन्हीं बातों से आकर्षित हो कुछ नौजवान भर्ती के लिए तैयार हो जाया करते। कभी कभी हमें भी महसूस होता कि हम भी फौजी जवानों से कम नहीं। धोबी की धुली वर्दी और पॉलिश किए बूट और जुराबों को पहने जब हम स्काउटिंग की परेड करते तो लगता हम फौजी ही हैं। मास्टर जी प्रीतम चंद्र को स्कूल के समय में कभी भी हमने मुस्कुराते या हंसते ना देखा था। उनका ठिगना कद, दुबला पतला परंतु गठीला शरीर, माता के दागों से भरा चेहरा और बात से तेज आंखें, खाकी वर्दी, चमड़े के चौड़े पंजों वाले बूट सभी कुछ ही भयभीत करने वाला हुआ करता। उनके बूटों की ऊंची एड़ियों के नीचे भी खुरियाँ लगी रहती, जैसे टांगे के घोड़े के पैरों में लगी रहती है। अगले हिस्से में पंजों के नीचे मोटे सिर वाले कली ठुगे होते। यदि वह सख्त जगह पर ही चलते तो खुरियों
और कीलों के निशान वहाँ भी दिखाई देते। हम ध्यान से देखते, इतने बड़े और भारी भारी बूट पहनने के बावजूद उनके टखने से कहीं मूंछ तक नहीं आती। उनको देखकर हम यदि घर वालों से बूट मांगा करते तो माँ बाप यही कहते कि टखने टेढ़े हो जाएंगे, सारी उम्र सीधे ना चल पाओगे। बच्चों, I hope you enjoy this video. If you have any query, so please comment in comment box. Thank you.